नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने पैसों के लिए ऐसा कुछ कर दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गाइस, मैं बात कर रही हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी की जिसका नाम है अनाक दितिपन सेटन, यानी सेटन का बच्चा। इसकी IMDb रेटिंग 5.9 की है जो इसी साल जनवरी में रिलीज हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसे एक आवाज सुनाई देती है जो गॉड की प्रेयर्स गा रहा था। लेकिन वही मूवी में हम एक लेडी को देखते हैं जो किसी की पूजा की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो गॉड की नहीं थी। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक परिवार को देखते हैं जिनके घर के ऊपर काफी सारे पक्षी घूम रहे थे। उस परिवार में है एक पिता जिसका नाम है माँ जिसका नाम है सारी, और उनका बेटा दिका जो नींद में कुछ डरते डरते बोल रहा था। और ऐसे ही दिका के साथ अक्सर हर फ्राइडे होता था। यही बात सारी मास को भी बताती है जो ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था, और दिका की इस कंडीशन के बारे में उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। दिका की ये कंडीशन देखकर मास भी काफी परेशान था कि तभी उसे अपने रूम में से कुछ आवाज सुनाई देती है और हम एज अ ऑडियंस ये देखते हैं कि कुछ ईविल उनके घर की तरफ आ रहे हैं। वहीं मास भी उस आवाज को चेक करने के लिए अपने रूम से बाहर जाता है तो उसे एक घोड़ा उसके घर के अंदर दिखता है, पर वो घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि वो तो इंसान की तरह दो पैरों पे चल रहा था, और उसका नाम है जरन पेनोले जिसका मतलब होता है घूमता हुआ घोड़ा। जी हाँ गाइस, इनके घर में एक डीमन था जिसे देखकर मास डर कर अपने रूम में चला जाता है, पर उसी वक्त दिका नींद से पोजेस्ड हालत में उठता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। सारी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है जिस वजह से मास को भी बाहर जाना पड़ता है। बाहर आने पे उनका घर लाल रंग की रोशनी से घिरा हुआ था। इसी के साथ वहाँ काफी धुआं भी था और दिका उस धुएं में जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है जिसे सारी पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। पर वहीं वो डीमन को भी खड़ा हुआ देखती है जो सारी को नहीं दिख रहा था पर मास को दिख रहा था जो उसे काफी डरा हुआ था। लेकिन अचानक से मास की माँ यानी कि सुजैना बाहर आ जाती है और वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सीन यहाँ से अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ हम सारी को कुछ काम करता हुआ देखते हैं, और वहीं दिका भी एक लकड़ी के घोड़े से खेल रहा था जिसे थोड़ी दूर पे एक काफी सुंदर सफेद घोड़ा दिखता है, जबकि सारी को वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन दिका को वो घोड़ा काफी पसंद आ गया था, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सारी भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसकी उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि दिका को उसी समय एक गाड़ी वाला मार कर चला जाता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। अब दिका की मौत से सारी और मास काफी दुखी थे, लेकिन मास का दुख इतना ज्यादा था कि वो दिका की मौत के कुछ ही दिन बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। और अब सारी बिल्कुल अकेली हो गई थी, ना तो उसका पति उसके पास था और ना ही उसका बच्चा। अब उनके गम में सारी हर रोज उनकी कब्र पे जाके रोया करती थी। और ऐसे ही एक दिन सारी कब्रिस्तान में बैठी थी और तभी उसे उसकी सास सुजैना वहाँ छुपती छुपाती जाते हुए दिखती हैं, जिसके साथ एक आदमी था जो कोई और नहीं उनके घर में रहने वाला मास का अंकल था। वो दोनों छुपते छुपते घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर सुजैना उस घर में रहने वाले आदमी से मिलने जाती है जो कि एक शमन था, और सुजैना उससे कुछ बातें करने लगती है। ये लोग किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जिसे सुजैना बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन सुजैना के पास और कोई चारा नहीं था, और अगर सुजैना उस चीज को ना करने के बारे में सोचती है तो उसकी जान का खतरा उसे होगा। लेकिन ये किस बारे में बात कर रहे हैं ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। सारी वो सब सुन लेती है लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। सुजैना की सच्चाई जानने के बाद मानो सारी का सुजैना के लिए नजरिया एकदम बदल गया था और उसे अब उसके बारे में सब कुछ जानना था। इसीलिए वो एक बार सुजैना का पीछा करते करते उनके घर के पास बने एक स्टोर रूम के पास पहुंच जाती है जिसमें सुजैना हमेशा ताला लगा कर रखती थी, और वो खुद भी उसके अंदर लोगों की नजरों से बचते हुए जाती है। पर अब सारी भी उनके पीछे थी और अब सुजैना उसके अंदर चली जाती है तो सारी भी छुप कर उसके अंदर झांकने लगती है, और वहाँ वो 2-3 बच्चों को देखती है, और सुजैना एक दीवार की तरफ बैठकर कुछ कर रही थी। जब सारी गौर से देखने की कोशिश करती है तो एकदम से उसके सामने एक बच्चा आ जाता है, और वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था बल्कि एक बच्चे की स्पिरिट थी जिसका चेहरा काफी खराब था। ये देखकर सारी वहाँ से डर कर भाग जाती है। इसके बाद हम सारी को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो रो रही थी कि तभी उसके रूम में लाल रोशनी छा जाती है
और कुछ आवाजों से सारी की आंख भी खुल जाती है। वो अपने बिस्तर के पास उसी लकड़ी के घोड़े को घूमता हुआ देखती है जिसे उसका बेटा दिका खेला करता था, और ये सारी को काफी ज्यादा डराता है। लेकिन फिर भी सारी काफी हिम्मत करके उस घोड़े को उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे फिर से उन्हीं बच्चों की स्पिरिट दिखती है। और दोस्तों, वो स्पिरिट और किसी की नहीं बल्कि दिका की थी, पर उसके साथ वहाँ एक और बच्ची की स्पिरिट थी जिसने अपना मुंह छुपा रखा था, और वो भी सारी को काफी हॉन्ट कर रही थी, जिस वजह से सारी वहाँ से डर कर भाग जाती है। मूवी यहाँ से अगले दिन पर जाती है जहाँ हम सारी को देखते हैं जो सुजैना का बिजनेस भी संभाला करती थी। वहीं दूसरी ओर सुजैना सारी को देख के ये समझ जाती है कि सारी उससे ढंग से बात नहीं कर रही है और वो खुद छुपा रही है। इसके जवाब में सारी सुजैना को बताती है कि उसे दिका और मास की काफी याद आ रही है, इसीलिए वो ऐसी हो गई है। यही नहीं, उसे पिछली रात दिका ने हॉन्ट भी किया था, जिस पर सुजैना उसे जिंदगी और मौत के बारे में बताने लगती है और सब कुछ गॉड का फेथ बताकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। दोस्तों, यहाँ ये बात सुजैना एक पत्नी और माँ से कह रही थी, वो भी मानो जैसे सारी बहुत छोटी सी बात पे उदास हो, जबकि उसने कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे और पति को खो दिया जो उसके लिए सब कुछ थे। और सुजैना उससे आसानी से मूव ऑन करने के लिए कहती है, जो सारी के लिए इस वक्त इम्पॉसिबल था। दोस्तों, सारी ने जिन्हें खोया था वो सारी के ही नहीं सुजैना के भी रिश्ते में कुछ थे, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत से उसे ज्यादा दुख नहीं है। सुजैना की ये बात सुनकर सारी को भी गुस्सा आ जाता है, जैसे इस वक्त आपको और मुझे आ रहा है, और इसीलिए वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। रात में सारी सुजैना के रूम में जाती है जब सुजैना सो रही होती है, जहाँ जाकर सारी अपने उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है जो आपके, हमारे और सारी के मन में है कि सुजैना का सच क्या है और वो उस स्टोर रूम में क्या करने गई थी। वहाँ सारी को एक बुक मिलती है जिसमें किसी डार्क प्रैक्टिस के बारे में लिखा था। वहीं वो सुजैना की एक पेंटिंग के पीछे एक चाबी को भी निकाल लेती है और उस रूम से बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर निकलने पर उसे वही अंकल दिखता है जो सुजैना के साथ रहता था। वो सारी से ये पूछता है कि आखिर वो सुजैना के कमरे में क्या कर रही थी, और जवाब ना मिलने पर वो सारी को अपने साथ ले जाता है और सारी को समझाता है कि वो भी उसके साथ है। वो भी सुजैना से काफी परेशान है और सुजैना की असलियत बाहर लाने में वो उसकी मदद करेगा। ये सुनकर सारी भी उस पर विश्वास करने लगी थी, जिसके बाद वो उसे वही चाबी दिखाती है जो उसे सुजैना के रूम से मिली थी। अगले दिन वो अंकल सारी को उन्हीं चाबियों की डुप्लीकेट्स बनवा कर देते हैं, जिसकी मदद से सारी सुजैना के उस रूम से निकलने के बाद खुद ही उस रूम के अंदर जाती है, जहां अंदर जाने पे उसे सामने की दीवार पर एक घोड़े की तस्वीर टंगी हुई दिखती है और उसके आसपास कई सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें थी, जैसा कि उसने पिछली रात सुजैना के रूम में देखी थी। दोस्तों, सुजैना वहाँ रोज कुछ फूल और गोल्ड रिंग्स लाया करती थी एज अ ऑफरिंग देने के लिए, जिसकी वो अक्सर प्रेयर किया करती थी। ये सब देखकर सारी कंफ्यूज थी कि आखिर सुजैना क्या कर रही है और किस लिए। तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और फिर से हर तरफ लाल धुआं फैल जाता है और सारी को फिर से दिका की स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है। उसके अलावा वहाँ 2 और लड़कियों की स्पिरिट भी थी, जिसकी खौफनाक हंसी सारा को और भी डरा देती है। उसी के साथ साथ वहाँ सारी को उस डीमन के भी होने का एहसास होता है जो सारी के पीछे ही था। सारी इन सब से काफी डर गई थी और वो वहाँ से भागने के लिए वहाँ के दरवाजे को ढूंढने लगती है जो अंधेरा होने की वजह से उसे नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उसे वहाँ वही स्पिरिट्स दिखाई देने लगती हैं। सारी किसी तरह वहाँ से भाग जाने का रास्ता खोज कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डरे होने की वजह से वो वहाँ के दरवाजे पर बिना ताला लगाए ही भाग जाती है। अगली सुबह सारी और सुजैना दोनों अपने अपने क्लाइंट्स के पास बतिक देने के लिए जाते हैं। गाइस, सुजैना बतिक बनाया करती थी। बतिक एक तरह की कला होती है जिसमें एक कपड़े पर डाई करके कुछ टेक्सचर्स बनाए जाते हैं और जिन जगहों पे टेक्सचर्स नहीं चाहिए होते हैं उन पर वैक्स लगा दिया जाता है। यही सुजैना बनाकर बेचा करती थी, लेकिन इस बार कोई भी क्लाइंट्स उनका बतिक नहीं लेता और उनके पास उन्हें ना लेने की कोई वजह भी नहीं थी। घर आने पे सुजैना काफी परेशान थी क्योंकि उसकी सेल्स कम हो गई थी और उनके काफी पुराने क्लाइंट्स बतिक नहीं ले रहे थे। इन सबसे परेशान होकर सुजैना फिर से गोल्ड रिंग्स और एक बर्तन में फूल लेकर स्टोर रूम में जाती है, जहां वो स्टोर रूम के गेट को खुला देखकर काफी कंफ्यूज थी क्योंकि जब वो आखिरी बार यहाँ आई थी तो उसने खुद ही उसे ताला लगाकर बंद किया था, पर अब वो खुला था। इसीलिए वो अंदर जाके सबसे पहले सारा सामान चेक करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर वहाँ आया कौन था। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि उसने डेविल, जिसका नाम जरन पेनोल है, उसे डील की थी वेल्थ और फेम के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी कुछ कंडीशंस थी, वही कंडीशंस जो सारी ने सुन ली थी, जिसके बाद वो उससे काफी गुस्सा थी।
वही कंडीशंस अब सुजैना पूरा नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो डीमन उसकी दी हुई वेल्थ सुजैना से वापस ले रहा था। इसीलिए सुजैना उससे माफी मांगती है और अपनी शर्त को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा करती है। इसके बाद वो वहाँ से सीधा सारी के रूम में जाती है, क्योंकि उसे शक था कि सारी उसके पीछे उस रूम में गई थी, लेकिन सारी पहले से ही अपने रूम में थी। इसलिए सुजैना उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम अगले दिन सुजैना और सारी को एक साथ देखते हैं, जहाँ सुजैना सारी को अपने ग्रैंड चाइल्ड यानी कि उसकी सबसे छोटी बेटी पुत्री की बेटे की फोटो दिखाती है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। पुत्री ने भागकर शादी करी थी, जिस वजह से सुजैना को अपना दामाद पसंद नहीं था। पर अब सुजैना को अपनी बेटी और पोते से मिलने का काफी मन था, इसीलिए वो सारी से एक लेटर लिखने के लिए कहती है, ताकि वो उन्हें वहाँ आने के लिए इनवाइट कर सके। जिस पर सारी हाँ कह देती है, लेकिन वो उस लेटर को पोस्ट नहीं करती और सुजैना से झूठ बोल देती है कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया है, जिससे सुजैना काफी खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि उसकी खुशी अपने पोते से मिलने की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। अब रात में सुजैना फिर से स्टोर रूम में जाती है, जहाँ वही डीमन था। सुजैना अपनी डील पूरी करने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगती है, जिसके बाद रात को सोते वक्त सुजैना को एक सपना आता है, जिसमें उसे कोई अदृश्य शक्ति काफी टॉर्चर कर रही थी और उसके बाद वो डीमन उसे जान से मार देता है और सुजैना की तभी आँख खुल जाती है। यहाँ हम सुजैना के पैर पे एक निशान देखते हैं, जिसका मतलब यही था कि उसे वो डील जल्द से जल्द पूरी करनी होगी, नहीं तो वो उसे मार देंगे। जिस वजह से परेशान होकर सुजैना अगले दिन उसी शमन से मिलने जाती है और वो भी उससे उसकी डील पूरी करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। यही नहीं, वो उससे वही चीज याद दिलाता है जो उसने डील करने से पहले समझाई थी, कि एक बार डील करने के बाद वो पीछे नहीं हट सकती। और अब सुजैना वही करने की सोच रही है, जिससे सुजैना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम सुजैना को घर पर देखते हैं, जो अपना कुछ सामान बेच रही थी, क्योंकि अब वो दिवालिया होने की कगार पे आ गई थी। और परेशान होकर सुजैना फिर से सारी से उस लेटर के बारे में पूछती है कि उसने उसे पोस्ट किया या नहीं, जिस पर सारी कहती है कि उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया। अब कई दिन बीत जाते हैं और सुजैना की सेहत बद से बदतर हो गई थी और अभी तक उसकी बेटी का कोई रिप्लाई नहीं आया था और ना ही वो खुद आई थी, जिससे परेशान होकर सुजैना सारी से लेटर के बारे में पूछती है। पर सारी अब भी यही जवाब देती है कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया था। अब सारी उसी स्टोर रूम में जाती है, जहां जाकर वो वहां के सामान को इधर उधर फैलाने लगती है। और जब वो बाहर आती है तो उसे अंकल बाहर खड़े हुए मिलते हैं, जो सारी से माफी मांगते हैं अभी तक सुजैना की मदद करने के लिए, क्योंकि इससे वो काफी शर्मिंदा थे। उधर सुजैना अभी तक पुत्री का वेट कर रही थी और सारी को वो ये बात बताती है कि उसने कभी भी अपनी बेटी के पति को पसंद नहीं किया और शायद पुत्री इस बात से नाराज है, इसीलिए वो आई नहीं। लेकिन सुजैना एक बार अपने पोते को देखना चाहती थी और सारी को पता था कि वो उन्हें क्यों बुलाना चाहती है, जो हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से देखकर समझ जाते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, जब अगले दिन पुत्री अपने बेटे के साथ सुजैना से मिलने आ जाती है। हाँ दोस्तों, पुत्री को वहाँ उसकी माँ की पुरानी दोस्त ने बुलाया था। पुत्री के आने पर सुजैना काफी खुश थी, लेकिन इससे सारी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पुत्री के वहाँ लेट आने पर सुजैना उससे उस लेटर के बारे में पूछती है, तो पुत्री उसे बताती है कि उसे कोई लेटर मिला ही नहीं और वो वहाँ उनकी आंट के बुलाने पर आई है। ये सुनने के बाद सुजैना सारी पे काफी गुस्सा होती है और गुस्से में पुत्री को बची हुई सारी संपत्ति का वारिस बता देती है। इसके बाद पुत्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुजैना सारी को लेटर ना भेजने पे काफी डांटती है। लेकिन सारी भी चुप नहीं रहती और सुजैना को उसकी सच्चाई बताती है। और गाइस, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि सुजैना एक डेविल स्लेव थी और उसने डेविल से डील की थी वेल्थ और फेम के लिए, जिसके बदले सुजैना को हर 10 साल के बाद सैक्रिफाइस देना होता था, वो भी अपने ही बच्चों या पोता पोती का। और उसने दिका को भी सैक्रिफाइस दे दिया था। हाँ गाइस, अपने ही पोते को। और सारी को ये पता था। ये सुनने पर सुजैना काफी शॉक थी कि आखिर सारी को ये सब कैसे पता है। और यहाँ हम एक और ट्विस्ट भी देखते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि सारी का पुत्री को ना बुलाने की वजह क्या थी। सारी को सुजैना की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, क्योंकि उसने इतने सालों तक सुजैना की देखभाल की और उसे बदले में कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए सारी सबसे पहले सुजैना को चुप रहने के लिए कहती है और उसके रूम में ताला लगाकर चली जाती है और किसी को भी उससे मिलने नहीं देती। रात को सुजैना के पास दिका और उस लड़की की स्पिरिट आती है, वहीं वो डीमन भी था। उसके कहने पे वो दोनों स्पिरिट सुजैना को जान से मार देती हैं। अगली सुबह वो सब सुजैना का अंतिम संस्कार करते हैं। उसी बीच पुत्री के बेटे अजाक को एक सफेद घोड़ा दिखता है,
जिसके पास अजाक जाना चाहता था, लेकिन पुत्री को वो नहीं दिखता, इसीलिए वो अजाक को अपने साथ ले जाती है। अब शाम को सारी शमन के पास जाती है और पुत्री को उसकी और प्रॉपर्टी के बीच से हटाने के लिए कहती है, और उसी के साथ वो सुजैना की डील भी आगे फॉरवर्ड करने की बात करती है, जिसपे शमन उसे कॉन्ट्रैक्ट समझाता है और ये भी कि ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सारी को अपने ब्लड से शुरू करना होगा। और एक बार डील शुरू करने के बाद उसे सुजैना का बचा हुआ सेक्रीफाइस 4 दिन बाद देना होगा, जिसपे सारी तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास सेक्रीफाइस देने के लिए था जिसे वो 4 दिन बाद देने वाली थी। लेकिन जब पुत्री और सारी एक साथ बैठते हैं तो सारी पुत्री को एक राज बताती है, और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि पुत्री का बेटा अजाक उसका खुद का बच्चा नहीं था, उसने उसे अडॉप्ट किया था क्योंकि वो और उसका हस्बैंड बच्चा नहीं कर पा रहे थे। ये सुनकर सारी शॉक थी क्योंकि अब उसे सेक्रीफाइस देना था जिसमें वो अजाक को देने वाली थी, लेकिन वो तो अडॉप्टेड निकला। इसी रात को पुत्री को अपने रूम की खिड़की के बाहर वही दोनों स्पिरिट दिखाई देती हैं जो सुजैना की डेड बॉडी को कब्र में से निकाल कर घसीटते हुए ले जा रही थी, और ये पुत्री देखकर डर जाती है। अगली रात को वो सारी को देखती है जिसे कोई कंट्रोल कर रहा था, और उसने सारी से उसका गला कटवा कर जान से मरवा दिया था। यह देखकर पुत्री काफी ज्यादा डर गई थी, और फिर उसे भी वही स्पिरिट्स और वो डीमन हॉन्ट करते हैं, जिनसे बचने के लिए पुत्री यहाँ वहाँ भागने लगती है और बचने के चक्कर में उस घर से बाहर आ जाती है। लेकिन तब उसे ध्यान आता है कि अजाक अंदर ही रह गया, जिस वजह से वो दोबारा अंदर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे फिर से वही डीमन हॉन्ट करता है। और तभी वहाँ वही शमन और अंकल आ जाते हैं जो पुत्री को संभालते हैं, और उसके बाद उस डीमन से बचने का रास्ता बताते हैं कि उसे उसकी माँ और उस डीमन के बीच की गई डील का सारा सामान नष्ट करना होगा, जिससे पुत्री फ्री हो जाएगी और उसे उसका बेटा मिल जाएगा। इसीलिए पुत्री अपनी माँ के कमरे से सारा ब्लैक मैजिक का सामान लेकर आती है और स्टोर रूम के सारे सामान को भी इकट्ठा करके रख देती है, जिसके बाद शमन उसमें आग लगा देता है, लेकिन वो सामान नहीं जलता क्योंकि इन लोगों को इससे छुटकारा पाने के लिए किसी के सेक्रीफाइस की जरूरत थी, जिसके लिए अंकल तैयार हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ये उसका प्रायश्चित होगा। इसीलिए अंकल अपने पूरे शरीर में आग लगाकर उस सामान पर कूद जाते हैं, और इस तरह वो पुत्री और उसके बच्चे को बचा लेते हैं। अगले दिन पुत्री शमन को अलविदा कह के वहाँ से चली जाती है, लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक डीमन था और इतनी आसानी से वो इनका पीछा छोड़ेगा नहीं। और हम देखते हैं कि अजाक के हाथ में एक आर्टिफैक्ट था जिसे सुजैना ब्लैक मैजिक के लिए यूज किया करती थी, और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों अजाक के पास अभी भी उस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आर्टिफैक्ट था, जिसका मतलब यही था कि पुत्री को अभी भी उस डीमन से खतरा है। बात करें सुजैना की, तो मैंने आपको मूवी की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने पैसों के लिए ऐसा किया जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। उसने अपने ही बच्चों और पोता पोती को डेविल को सौंप दिया। दोस्तों जो स्पिरिट्स हमें मूवी में दिखी थी वो सब सुजैना के ग्रैंड चाइल्ड थे, यानी उसके पोता पोती, जिसका उसने सेक्रीफाइस दे दिया था। लेकिन फिर भी इसका फायदा क्या हुआ? उसने अपने जिंदगी का काफी टाइम अमीर होकर तो निकाल दिया, लेकिन सारी जिंदगी अपने पोता पोती की मौत की वजह बनकर उसे जिंदा रहना पड़ा, और अपने अंतिम समय में उसने बहुत दर्द झेला। तो आखिर ऐसे पैसों का फायदा क्या हुआ? और जो कैरेक्टर सारी का था वो भी काफी अजीब था, क्योंकि पूरी मूवी में हमने देखा कि उसे पता था कि उसकी मदर इन लॉ डील पूरी नहीं कर पाई और उसे अंत में कितनी बुरी मौत मिली, और इसी डील की वजह से उसने अपने बच्चा खो दिया। लेकिन फिर भी वो पैसों की लालच में इतनी अंधी हो गई कि वो फिर भी उसी डील को कंटिन्यू करना चाहती थी, जिसके बाद एज यूजुअल सुजैना की तरह मासूमों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गई। जैसा कि मुझे और आपको पता है कि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है, और सुजैना का अंत ठीक वैसा ही हुआ। So moral of the story, deal with a devil gives you money with a life worse than a death. So please मेहनत करें और इन ब्लैक मैजिक के चक्करों में मत फंसे। इन सब में कुछ नहीं रखा है, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी अनाक तितिपन शैतान को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप ऑन टेक लॉट्स ऑफ लव।